तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्प्रिंग मास सिस्टम पे काफी सारे एग्जाम्पल भी कराए थे और उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके भी आपको मैंने समझाया था। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम पर क्वेश्चंस या एसएचएम के क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरीके से आप सिंपल पेंडुलम पर भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल पेंडुलम ये सिंपल पेंडुलम थोड़ा बताया थोड़ी ना मैंने आपको अभी। अच्छा, हाँ तो चलो ठीक है, बता दिया तो मैं तेजी से बता देता हूं। सिंपल पेंडुलम में ऐसे करके टाइम पीरियड निकालते हैं, mg लगाते हैं, थीटा डिस्प्लेसमेंट देते हैं और ये होता है थीटा, ये होता है mg साइन थीटा। तो जो टाइम पीरियड हो, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो mg साइन थीटा होता है और माइनस ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा और m से m कट जाएगा, g है ना इज इक्वल टू साइन थीटा, स्मॉल थीटा होगा, ए इज इक्वल टू जी माइनस थीटा, है ना। तो थीटा जो होगा इसे x मान लेते हैं थोड़ा सा और ये l होगा, तो थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल, तो माइनस x अपॉन एल, एसेलेशन इज इक्वल टू g अपॉन एल और माइनस x, है ना। तो एसेलेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यानी SHM है तो ओमेगा स्क्वायर g बाई एल, तो ओमेगा रूट जी बाई एल, इसे लिख देंगे हम 2 पाई बाई टी और टाइम पीरियड होता है इसका 2 पाई रूट एल अपॉन जी, है ना। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको बताया था, ये बताया था सिंपल पेंडुलम का लीनियर एसएचएम, है ना। इसे हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर एसएचएम। सिंपल पेंडुलम की मोशन है लीनियर एसएचएम। अब हम इसे सिंपल पेंडुलम की मोशन को हम एज ए एंगुलर एसएचएम भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। एंगुलर एसएचएम में कैसे करेंगे, देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, कि अगर जो मान लिया ये एम ब्लॉक मास एल लेंथ एल का एक बॉब लटका हुआ है और आप क्या दोगे, इसे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हो, है ना, ऐसे करके थीटा दे देते हो मान लिया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो तो mg लगेगा। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट पॉइंट ओ नेट टॉर्क बता सकते हो कितना होगा, हाँ बता सकते हैं। नेट पॉइंट ओ के अबाउट जो टॉर्क होगा वो होगा फोर्स तो केवल mg लग रहा है और टेंशन T लगेगा और T तो इधर से O से होके जाएगा, तो इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि ये L है तो ये कितनी हो जाएगी, L sin थीटा, तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका L sin थीटा। तो ये टॉर्क हो जाएगा mg, और ध्यान देने वाली बात ये थीटा इज स्मॉल, यदि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा के बराबर रख लेंगे। दूसरी बात, बोर्ड पे देखो, अगर जो थीटा आपने ऐसे दिया, यू है ना बाहर की तरफ, तो जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन किधर है, इनटू द बोर्ड। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर की ओर ऐसे करके यू, और टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एल्फा इज इक्वल टू एम जी एल इंटू थीटा, और एल्फा इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन आई माइनस थीटा। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का इस पॉइंट के अबाउट वो आएगा एम एल स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन आई की जगह क्या लिख लेंगे हम, एम एल स्क्वायर, एम इंटू एल स्क्वायर माइनस थीटा, एम से एल कट जाएगा, तो अल्फा जो आएगा वो जी अपॉन एल इंटू माइनस थीटा आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात, ये क्या है भाई, थीटा क्या है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए जो मोशन होगी, मोशन इज, है ना, ऐसे लिखेंगे, सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसलिए मोशन इज
एंगुलर एसएचएम होगी। कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जैसे लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन होती थी ऐसे करके, है ना, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, ये लीनियर एसएचएम है। तो एंगुलर एसएचएम में भी सेम एंगुलर कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी बाई एल। क्लियर है क्या बात? तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल है, तो ओमेगा जो होगा वो जी बाई एल होगा, और ये टी पाई बाई टी, और 2 इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी हो जाता है। देता हूं तो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये लीनियर एसएचएम में भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, और इसमें भी कितना आता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी के बराबर ही आएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। अच्छा, अब ये देखो, एंगुलर एसएचएम मतलब एंगुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन जैसे है ना। एंगुलर वेरिएबल क्या क्या होते हैं? एंगुलर वेरिएबल होता है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके होता है ये डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और डी स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे करके होता है। क्लियर है बात? अब बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया कोई बॉडी है ऐसे, और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट ऐसे यूं करके ये एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास ऐसे ऐसे इधर जाएगा यूं करके, यूं, और यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और यहां भी एक्सट्रीम पे 0 होगी, और यहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। क्लियर है बात? अच्छा, ये देखो, आप जब इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे थीटा, तो जो थीटा नोड होगा ये क्या होगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या होगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड। नहीं आ रही बात समझ में, है ना। और अगर जो मान लिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते तो हम इसे ए कंसीडर करते ऐसे करके, बोलो। तो लीनियर एसएचएम में ये क्या होता है? ये तो होता है प्लस ए, और ये होता है माइनस ए। तो ये जो ए होता है ये होता है लीनियर एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, और ये तो हो गया एम्पलीट्यूड की बात। मान लिया किसी समय ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है? थीटा है, और इसकी पोजीशन क्या है भाई? एक्स है। तो जैसे x निकालते थे ना, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो ये तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर जो आप ये देखोगे x, और ये क्या है? थीटा। थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आई बात समझ में? तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है ना, रेडियस तो क्या होगी इसकी? एल। तो थीटा जो होगा, हां, ये हो जाएगा एक्स ए अपॉन एल। थीटा जो होगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन एल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रख देंगे। क्लियर है बात? अब बोर्ड पे देखो, एम्पलीट्यूड तो ए था, और एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना था? थीटा नोट। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड और लीनियर एम्पलीट्यूड में रिलेशन ये आएगा, तो यानी ए अपॉन एल में रिलेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। तो ये जो होगा ये थीटा, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साइनोसॉइडली चेंज करता है, तो ये जो एंगुलर पोजीशन है ये भी साइन टाइम के साथ चेंज करेगी। क्लियर है क्या बात? थीटा टी इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है? इनिशियल फेज। फाइव इज इनिशियल फेज, और इफ फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल फेज जीरो हो जाएगा, तो
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन थीटा नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो आप ध्यान देखो, ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर जो मान लिया कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है यूं यूं करके, तो यहां पर जो x होगा वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर जो कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। आ रही है बात समझ में? है ना? ये एंगल जैसे t बराबर 0 पर 0 हो जाएगा और मैक्सिमम t बाई 4 पर मैक्सिमम थीटा नोड हो जाएगा। व्हाट इज थीटा नोड? इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड। व्हाट इज a? a इज द लीनियर एम्पलीट्यूड। आई बात समझ में? अब इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट मास इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है ना? तो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, जिसमें थीटा टी यानी एंगुलर पोजीशन थीटा टी दे रखा है, तो डी थीटा अपॉन डी टी कितना होगा? ध्यान से देखो इसे, थीटा नॉट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ओमेगा टी और ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये आएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये पता है क्या लिखा जाएंगे? ये लिखा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सुनो ध्यान से, जब हमने रोटेशन पढ़ा था तो डी थीटा अपॉन डी टी को ओमेगा बोला था और इसे बोलते थे हम एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर हेयर, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं हेयर, ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंबल थोड़ा अलग है। और डी थीटा अपॉन डी टी जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसे आप डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी एज इट इज ही लिखो। दोनों में अंतर है, क्योंकि ओमेगा तो यहां पे क्या था भाई? अरे ये था ना जी अपॉन एल, ये था ओमेगा जी अपॉन एल। ओमेगा यहां पे कांस्टेंट है, समझ में आ रही है ना बात? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे ओमेगा जो है वो रूट जी अपॉन एल है, जबकि डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी होती है इस पार्टिकल की, यदि हम इसे कंसीडर करें ऐसे 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 करके। तो अब ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी, है ना? डी थीटा अपॉन डी टी। अब हमें यदि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम? बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन। हां, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हां भाई, डी स्क्वायर टी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर कर देंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ओमेगा थीटा नॉट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट और साइन ओमेगा टी ऐसे बन जाएगा। सो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन डी थीटा, है ना? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, मैं आपको एक बात और बताता हूं। जैसे कि लीनियर एसएचएम में फॉर्मूले थे ना अपने, v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v मैक्सिमम कितना था? v मैक्स यहां पे लिख देता हूं, v मैक्स था हमारा a ओमेगा, सही है? तो इसी प्रकार से एंगुलर, ये तो लीनियर स्पीड है, ये क्या है? लीनियर स्पीड थी। इसी प्रकार से एंगुलर स्पीड यानी डी थीटा अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड लेंगे इसे और इसे बोलेंगे हम एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कितनी होगी? ओमेगा रूट ओवर ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं? थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर स्पीड। और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी होगी? डी थीटा अपॉन डी टी मैक्सिमम जब थीटा 0 होगा, यानी ओमेगा थीटा नॉट। ये रही ना, ये है आपकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कहां पर होगी? जब इस पोजीशन पर। समझ में आ रही है ना बात? तो ये थीटा ओमेगा टी हो जाएगी, है ना? तो ऐसे करके है। बाकी इसमें आप इस वाली इक्वेशन से
अपॉन dt स्क्वायर से आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, और ये पे तो क्या था, ये तो था माइनस थीटा, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो मोशन तो एंगुलर एसएचएम ही होगी, वो तो हमने प्रूफ ही कर रखा है, एंगुलर एसएचएम ऐसे है। देखो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूं, पहले एक एग्जांपल लिखो। मान लिया हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है ना, थोड़ा बड़ा बना लेना इसे। इसका मास कितना है, इसका मास है m, और लेंथ कितनी है इसकी l। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। सही है ना बात। अच्छा, अब यदि इसकी, है ना, इफ लेंथ इज reduced to 1/4 to 1/4, है ना, एंड लेंथ एंड मास, ये लेंथ भी और मास भी, एंड लेंथ एंड मास इज रिड्यूस्ड आर रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, फाइंड न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर। तो कितना आंसर आएगा बताओ। देखो इधर देखो, लेंथ हो जाएगी l/4 और मास भी कितना हो जाएगा m/4, तो टाइम कितना होगा 2 पाई रूट l/4 अपॉन जी। तो मास तो इसमें आता ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा रूट l/g और 4, ये 2 आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा t। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, अभी आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा, कर लो कॉपी से। हाँ, ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशन पर आपने ये देखा होगा कि यदि ये अर्थ है और ये मून है ना, और ये अर्थ है, तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g/6। ठीक है। तो यदि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यहां पे 2 पाई रूट एल अपॉन जी है, तो मून पर टाइम पीरियड कितना होगा, मैं बता ही देता हूं आपको, है ना, g/6 रख देंगे यहां पे, g डैश, जहां पर g डैश की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड सेम, लेंथ को क्या है, सेम है, तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, रूट एल अपॉन जी की जगह g/6, है ना, g/6, तो ये आ जाएगा √6 इंटू एल अपॉन जी, तो ये आ जाएगा √6 अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू टी डैश। क्लियर है क्या बात। तो √6 टाइम्स हो जाता है। माफ कर देता हूं, तो ध्यान रखना, अगर जो जी की वैल्यू किसी भी प्रकार से चेंज होगी तो आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, और वो है आपका सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम इज द पेंडुलम whose time period of oscillation is 2 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, यानी कि 2 सेकेंड में वो 2 बार, यानी 1 सेकेंड में 1 बार टिक करे, है ना, तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, यानी कि वो 1 सेकेंड में मीन पोजीशन पर 1 बार गुजरेगा, है ना, तो 2 सेकेंड है टाइम पीरियड, यूं करके। तो क्या आप इसकी लेंथ बता सकते हो कितना होगा। हाँ, तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ में निकालने के लिए टाइम पीरियड कितना रख दो, 2, ये कट जाएगा तो 1/π रूट एल अपॉन जी, तो कितना हो जाएगा भैया, 1/π² इक्वल टू एल अपॉन जी, तो लेंथ हो जाएगा g/π²। जी की वैल्यू 9.8 होती है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि π² लगभग g के बराबर होता है ना, गुणा भी करके देख सकते हो आप
9.8 रख के 3.14 का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर लगभग जी के बराबर होता है, तो लेंथ जो होगी अप्रोक्सीमेटली इसकी 1 मीटर के इक्वल होती है ना। तो सिंपल जो सेकंड पेंडुलम है उसमें लेंथ आपको कितनी लेनी पड़ेगी रस्सी की, 1 मीटर लेंथ आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर है? ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया, बाकी क्वेश्चन भी कराता हूं मैं, है ना। देखो इधर एग्जाम्पल लिख लो, एक लिखो, ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM with angular frequency √5 radian per second and with linear amplitude of 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का लीनियर एम्पलीट्यूड है ना, और इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी, √5 रेडियन पर सेकेंड, है ना। फाइंड करना है अपने को। फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सेकेंड एंगुलर एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। हाँ भाई, थर्ड इट्स एंगुलर स्पीड एट मीन पोजीशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है बात? फोर्थ, एंगुलर स्पीड at position of 2 centimeter at displacement of 2 centimeter from mean position. Fifth, tension in the string at mean position, हाँ कर सकते हैं। देखो सिंपल पेंडुलम तो है ही सही, ऐसे मैं यहां बनाता हूं सिंपल पेंडुलम, ये रहा, ये सिंपल पेंडुलम है और ये ऐसे और ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा, तो इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है √5, तो ये 2π/t होगा, तो t 2π/√5 होगा। क्लियर है क्या बात? ये रहा t = 2π√5, है ना, और t = 2π√L/g भी होता है, ये तो कट गया, तो 1/√5 = L/g का रूट, यानी 1/5 = L/g, और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, g/5, और g को यदि मैं 10 ले लेता हूं, है ना, तो 10/5 कितना आ गया लेंथ, 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 मीटर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, दूसरा देखना है एंगुलर एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हमें लीनियर एम्पलीट्यूड यानी कि ए की जरूरत पड़ेगी, और ये होगा θ0 और ये होगा L। नहीं आ रही बात समझ में? तो θ0 जो होगा वो A/L होगा, तो जो लीनियर एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है इसमें, अच्छा 2 मीटर है, तो 2 मीटर को क्या करेंगे हम 200 सेंटीमीटर, यानी θ0 1/रेडियन, है ना, इतना आ जाएगा 1/50 रेडियन। हाँ भाई, थर्ड देखेंगे अपन, थर्ड क्या है थर्ड पार्ट, इट्स एंगुलर स्पीड एट मीन पोजीशन। थर्ड पार्ट में
मीन पोजीशन में इसकी एंगुलर स्पीड देखेंगे यहां पे। तो एंगुलर स्पीड तो मैंने आपको बताया था डी थीटा अपॉन डी टी होता है कितना, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पर, सॉरी, थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, सही है ना। तो मीन पोजीशन के लिए, मीन पोजीशन के लिए थीटा कितना होगा बता सकते हो, बोलो 0। ये थीटा कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये तो √5 दे रखी है। और थीटा नॉट कितना निकाला मैंने, 1/50। बोलो, तो इसमें क्या निकल जाएगा हमारे पास, तो डी थीटा अपॉन डी टी, हाँ भाई 5 × 10 है ना, तो चलो जितना भी आएगा 10√5 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर स्पीड एट मीन पोजीशन। क्लियर है क्या बात, नहीं ये आ जाएगा, इसे साफ कर देता हूं यहां पे। अच्छा, जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है एंगुलर, ओ सॉरी सॉरी, अभी इसमें ये रह गया ना, एंगुलर एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी तो निकालना है। तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का कुछ फॉर्मूला लिखा है था नहीं, हाँ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। बोलो, तो यही तो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो माइनस, इसमें तो मैग्नीट्यूड पूछा होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर थीटा किसके बराबर होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड के। तो यहां पर जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, √5 का स्क्वायर, और जो थीटा नोड है वो है 1/50, तो -1/10। मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करूं, है ना, मैग्नीट्यूड की 1/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे अपन, एंगुलर स्पीड एट पोजीशन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एंगुलर स्पीड कैसे निकालूं भाई बताओ, एक मिनट, ये जब यहां से 2 सेंटीमीटर पर है, ये रहा, तो ये जो होगी एंगुलर स्पीड डी थीटा अपॉन डी टी निकाल ली है ना। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट ओवर थीटा नोट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो थीटा नोट तो यहां पे होगा, और थीटा नोट कितना आया था बता सकते हो, मेरे ध्यान नहीं है, 1/50। और थीटा और निकालना है, इसका मतलब यहां पे ये वाला थीटा, तो थीटा तो निकाल लेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो 2 सेंटीमीटर अपॉन एल कितनी आई थी इसकी, 2 मीटर, तो यानी 200 सेंटीमीटर। तो 1/100 रेडियन आ गया ओमेगा। तो यानी इस वाले ओमेगा पर यहां पे आपको इसको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ओमेगा तो कितना होता है √5, और थीटा नोड स्क्वायर कितना होगा 1/50 का स्क्वायर माइनस 1/100 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, तो ये हो गया √5, ये हो जाएगा 50 कॉमन लेके 1 -4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/10√5 इंटू 2 और √3 आ जाएगा ऐसे। तो √3/20√5 इज द एंगुलर स्पीड, है ना, रेडियन पर सेकेंड एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तब तो ये, हाँ, तो अच्छा मास तो मैंने, लेकिन मास तो दिया ही नहीं इसका, तो मास तो देना पड़ेगा अपने को, है ना। चलो मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं।
फिफ्थ देखो, फिफ्थ पार्ट में ये देखो कि जब आप इसे यहां से छोड़ोगे तो घूमता घूमता यहां पे आएगा, तो वी मैक्स निकालेंगे हम इसमें। तो वी मैक्स कितनी हो गई ओमेगा, तो ए तो कितना दे रखा था इसमें 4 सेंटीमीटर, और ओमेगा कितना था √5। तो ये 4 इंटू 10⁻⁻2 √5, 4 √5 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वी मैक्स। दोबारा से बोलो। अरे वो तो ओमेगा मैक्स आती ना, डी थीटा अपॉन डी टी मैक्स। अरे यहां पे तो स्पीड चाहिए होती, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड थोड़ा ना, है ना। हाँ, तो अब यहां पे हम फोर्स लगाएंगे, एक तो लगेगा mg और एक क्या लगेगा आपका टेंशन। तो ये तो सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटिपिटल फोर्स mv² अपॉन आर की जगह एल, तो टेंशन होगा mg प्लस mv² अपॉन एल, तो m कॉमन ले लेंगे, g प्लस v² अपॉन एल। क्लियर है क्या बात। तो क्वेश्चन तो मैंने इसी तरीके से दे रखा है आपको, तो यहां पे जो वेलोसिटी रखेंगे वो ये रखेंगे और एल रखेंगे, और मास m यदि दे देगा तो रख लेंगे। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो अपने को यही रहेगा कि टेंशन जो होगा, मैक्सिमम टेंशन वो मीन पोजीशन पर होगा, और वो इस इक्वेशन से निकलेगा, और मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा से आप निकाल लेना। साफ कर दूं। चलो, ओके। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसमें ऐसे सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आपको सिंपल पेंडुलम रखना है और उसकी कैलकुलेशन अपने को करनी है। ठीक है बात। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल पेंडुलम को यदि आप ऐसे ही रखोगे, सिंपल, मान लिया लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एल लेंथ की लिफ्ट मास, तो टाइम पीरियड कितना होगा इसमें 2π√L/g होगा। सही है ना। लेकिन अगर जो इस लिफ्ट को मैं ऊपर की ओर चला दूं, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए से, है ना, तो ये बताओ कि जब आप इसे डिस्प्लेस करके छोड़ोगे ऐसे ऐसे, है ना, तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, g+a। क्योंकि जब आप इसमें इसके अंदर बैठोगे, लिफ्ट के अंदर, भाई मान लिया लिफ्ट है और हमें क्या पता लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन हाँ लिफ्ट यदि ऊपर जाएगी तो मेरे को एक इसमें एक्स्ट्रा फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा, और टी डैश जो होगा वो L/g इफेक्टिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम। अगर जो लिफ्ट ऊपर जाती है तो g+a हो जाता है, और नीचे जाएगी तो g-a हो जाएगा। बोलो, अगर जो लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ए से, तो कितना हो जाएगा ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन g-a हो जाएगा। और इफ, जैसे बोर्ड पे देखो, इधर क्वेश्चन आता है ऐसे, इफ लिफ्ट इज इफ द रॉप, ये जो स्ट्रिंग है ना, इफ स्ट्रिंग ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, यदि ये टूट जाती है तो फ्री फॉल होगा, तो फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g के बराबर। तो उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा g-g, कहीं इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा।
तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा फिर, इनफाइनाइट ही हो जाता है। बात समझ में आ रही है? टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब क्या है? टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब यह है कि यदि ये लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है और आपने एक सिंपल पेंडुलम को यहां पे रखा, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ऐसे रखा, इधर से ले जाकर के यहां पे रख दिया आपने, यहां पे रख दिया, यूं यूं कर दिया, है ना, तो ये सिंपल पेंडुलम यही रहेगा फिर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ऐसे नीचे आता रहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और जब यहां पे आपने छोड़ दिया वहीं रहेगा, तो इसके लिए इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। देता हूं, है ना, ऐसे करके। हाँ भाई, ये देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक काट है ना, काट, और ये जमीन पे रखी है, और ये एस्लेशन ऐसे होती है। मान लिया ये काट है, सुनो मेरी बात ध्यान से, और इसमें एल लेंथ का स्ट्रिंग रखी हुई है, और आप काट के अंदर यहां पे बैठे हो, और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आपने क्या किया, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऐसे करके और छोड़ दिया, तो इसमें टाइम पीरियड बता सकते हो कितना होगा? हाँ, एल अपॉन जी होगा, क्योंकि ये अभी कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल, तो इनर्शियल में तो सेम ही रहता है। लेकिन अगर जो आपने, हाँ भाई ये है, और ये काट इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू काट, ये सिंपल पेंडुलम आपने इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके छोड़ दिया, तो क्या आप इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता सकते हो कितना होगा? लेंथ एल है, मास एम है बोर्ड का। बोर्ड पे देखो ध्यान से, इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो इधर, इसमें अंतर यह है, यदि ये ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे ही रहेगा, और यदि आप इस रस्सी को काट देते हो तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, एम जी, तो एम जी डिवाइडेड बाय एम, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा इसका, जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब आप इसे ऐसे देखो कि जब आप लिफ्ट में इसमें, हाँ, तो जब आप इसमें ऐसे रखोगे एमजी तो लगेगा ही सही, और एक सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स ये कंस्ट्रेन है इसकी कि ये सर्किल में मूव करेगा, तो ये यहां पर आकर के ऐसे मूव करता हुआ यहां पर आकर के रुक जाएगा, है ना, थीटा पे, मान लिया अल्फा पे, तो ये तो होगा एमजी, और ये क्या होगा, एम ए, बोलो, और ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा अल्फा। नहीं आ रही बात समझ में? तो जब रस्सी को काटोगे आप, तो पार्टिकल का ये जो मास है ना, ये मास कैसे भागेगा, ये इधर भागेगा, यूं यूं ऐसे भागेगा इधर की ओर, यूं यहां पे ऐसे करके, कितने एक्सेलरेशन से भागेगा, तो पहले नेट फोर्स तो निकाल दूं, तो नेट फोर्स कितना होगा, रूट ओवर एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, यदि आपने इसे कट कर दिया इतने से भागेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी, इसका नेट एक्सेलरेशन इफेक्टिव जी लिख देता हूं, तो जी डैश जो होगा वो इसके नीचे ले जाएंगे, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव। तो इस केस में टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव होगा, और इसमें तो मीन पोजीशन ये होगी, देखो ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, इसमें मीन पोजीशन ये होगी ऐसे करके, है ना, और अल्फा अल्फा तो जो होगा ही सही, तो पहले मैं टाइम पीरियड लिख देता हूं इसका ए स्क्वायर, दिस द टाइम पीरियड। क्लियर है क्या बात? और इस मीन पोजीशन के इधर उधर जब आप इसे इस मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, तो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, बात समझे, विद टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन, ठीक है।
हाँ भाई, इधर देखो बोर्ड पे, फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, ये मान लिया हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा, और ये एक ट्रॉली है ऐसे करके, है ना, और ट्रॉली की लेंथ है ये ऐसे करके, ये लटका हुआ है, मान लिया रखी हुई है, और यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कितना है, 0। तो जब ये रखी रहेगी ऐसे ऐसे, है ना, L, यहां पे रखी रहेगी, तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे, इसमें mg, बस रखा ही रहेगा फिर तो ये, तो टेंशन कितना होगा इसमें, mg, है ना। अब यदि ये लेंथ L को छोड़ो आप, यदि मैं इस रस्सी को कट कर दूं, रस्सी को यदि मैं कट कर दूं, तो बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे, mg, और नीचे गिर जाएगा ये कितने से, एक्सेलेरेशन g से। समझ में आ रही है बात, नहीं, एक्सेलेरेशन g से ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो इधर, अब इस इंक्लाइन प्लेन से, यदि इस इंक्लाइन प्लेन से इस लिफ्ट को, काट को यदि मैं छोड़ता हूं एक्सेलेरेशन ए से, ऐसे, है ना, लिख लो यहां पे, इफ दिस कार्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, if this cart is released from rest, find time period of oscillation, time period of oscillation, क्लियर है क्या बात, हमें टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशन का, यदि ये कार्ट रिलीज करते हैं, और यहां पे क्या लटका हुआ है, ये एल लटका हुआ है ऐसे है, तो बताना जरा इसका आंसर कैसे आएगा, बताओ, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इधर, ये है, मान लिया आपने इसे छोड़ा और आप इसमें बैठ गए, है ना, देखो समझने को तो बहुत टफ है, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा आप समझने की कोशिश करना, आसान समझ में आ जाएगा। आप पेंडुलम को मत कंसीडर करो, आप किसी भी बॉडी को कंसीडर करो, यहां पे मास एम को, तो जब ये नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो, तो आप इस पे यहां पे सॉल्यूशन लिख लेना, देखो इसका, है ना, तो आप यहां पर कितने फोर्स लगाओगे इस मास एम पर, एक तो mg लगेगा, और एक सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर, सही है। पहले mg का हिसाब करते हैं हम, ये थीटा, तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इधर लगेगा, और mg का कंपोनेंट mg sin थीटा इधर लगेगा, बोलो, और साथ में सूडो फोर्स बता सकते हो कितना लगेगा, हाँ, mg sin थीटा। तो यदि आप इसके रेस्पेक्ट में बैठे हो और इस मास m को कंसीडर कर रहे हो, तो नेट फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे, बताओ, कितना फोर्स लगेगा भाई, इस पे फोर्स लगेगा mg cos थीटा ओनली, सही है क्या बात, नहीं, तो यदि ये एक्सेलेरेशन g sin थीटा से नीचे जाती है और आप इसमें बैठे हो, तो यदि इसमें आप एक कॉइन छोड़ते हो, ये मैंने सवाल आपको एनएलएम में भी कराया था, यदि आप इसमें कॉइन छोड़ते हो तो इसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, कॉइन विल कम डाउन, है ना, अलोंग द लेंथ, कम डाउन अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, नहीं आ रही बात समझ में, ऐसे करके आ जाएगा, यूं आएगा, यूं ऐसे आएगा, और यदि मान ले u बराबर 0 से छोड़ा और इसकी हाइट h है, तो टाइम नहीं निकलवाया था मैंने, अच्छा, u आएगा और फोर्स कितना लगेगा इस पे, mg cos थीटा, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, विद
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास विद जी कॉस थीटा। नहीं आई बात समझ में? तो यदि हाइट है तो यहां से यदि कॉइन गिरती है तो टाइम कितना लगेगा, टी इजकल टू 2 पाई रूट एच अपॉन जी डैश, बोलो, इजकल टू 2 पाई रूट एच अपॉन जी कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये टाइम पीरियड है और एक्सेलरेशन कितना होगा, जी कॉस थीटा, बोलो। लेकिन यहां पे तो रस्सी लटकी हुई है तो गिर थोड़ी रहे, तो इसका मतलब जब ये जी साइन थीटा से चलेगा तो इस पे एक तो एम जी साइन थीटा यूं लगेगा, एम जी साइन थीटा यूं लगेगा, और नीचे की ओर फोर्स लगेगा इस पे एम जी कॉस थीटा, और ये रस्सी हो जाएगी वर्टिकल, है ना। देन दिस रॉड will make theta is equal to 90 degree with ये क्या है इसका, सीलिंग ऑफ द कार्ट। बात समझ में आ रही है? नहीं, 90 डिग्री एंगल बना लेगी। और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव एंड जी इफेक्टिव will be equal to g cos theta in this case, बोलो। क्लियर है क्या बात, साफ कर दो इसे। हाँ, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखो ये तो है इसकी मीन पोजीशन, दिस इज द, देखो जब ये रखा हुआ था, काट रखी हुई थी, काट या ट्रॉली रखी हुई थी, तो ऐसे था ये, इट वॉज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो होती है जिसपे नेट फोर्स 0 हो, तो इसके इधर उधर ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा यूं 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 करके, और ये है आपकी बार इसकी मीन पोजीशन, ये रही, और इसमें इधर छोड़ देंगे डिस्प्लेस करके, तो इधर उधर क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये सिंपल पेंडुलम था यहां पर ये लटका हुआ था मास एम का, तो इसका टाइम पीरियड कितना निकाला था आपने, एल अपॉन जी। तो जब यहां पे एम जी लग रहा था और यहां पे टेंशन लग रहा था, तब आपने नहीं सवाल पूछा कि क्या है हिसाब किताब, है ना। सुनो 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 मेरी बात सुनो, देखो अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी मतलब अच्छे समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा अभी 12th में जब पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट आप ये देखो कि अगर जो सिंपल पेंडुलम ये जमीन पे रखा हुआ है ऐसे, जैसे मान लिया आपने लटकाया तो जमीन पे हो गया यूं करके, समझे आई ना, और फिर जमीन पे हो जाता है तो आप इसे कट करके देखो, कट करने के बाद ये कितने एक्सेलरेशन से फॉल होगा, तो वो यहां पे वो एक्सेलरेशन आता है। आई बात समझ में? अच्छा, लेकिन जब आप मान लिया इस कार में हो और यहां पे बैठे हो और ये एक्सेलरेशन ए से चल रही है, तो यदि आप किसी ब्लॉक को इसमें छोड़ोगे ना, यूं करके छोड़ दोगे, तो वो यूं भागेगा ऐसे इधर, है ना। तो अब ये सोचो आप, जैसे मान लिया अभी किसी, जैसे मान लिया पेन है, ये पेन नीचे गिर रहा है यूं, सही है, मान लिया अर्थ के आसपास कुछ सिस्टम चेंज हो गया और हमने ये पेन गिरा और पेन यूं यूं जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऐसे होगा इस बॉडी का फिर, है ना। तो वो वाला एक्सेलरेशन लेंगे जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है। देखो कैसे हम एक्सेलरेशन चेंज कर देंगे, आप कार में बैठ जाओ और इसे कार को एक्सेलरेशन ए से चला दो, तो कार के रेस्पेक्ट में इसका जब भी आप छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा ये, तो एक्सेलरेशन जो होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो यदि आप एक रस्सी से यहां पे बांधते हो ना इसे, तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी और ये यहां पे टिका रहेगा, और इसमें जितना भी फोर्स लगेगा, इसमें एम जी डैश फोर्स लगेगा, तो टेंशन भी क्या होगी यहां पे, इसकी टेंशन एम जी डैश के बराबर होगी, है ना। और जब आप इसे काटोगे तो जी डैश से जाएगा, तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा यूं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जब ये जी साइन थीटा से चलता है, तो इस पे जो नेट फोर्स लगता है वो एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड ही लगेगा बस। तो जो इसमें टेंशन होगी टी बराबर एम जी कॉस थीटा, ये मीन पोजीशन होगी, और यदि आप रस्सी काट दोगे तो जी कॉस थीटा से नीचे आएगा, तो ये ऐसे है यू 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 करके, है ना, ऐसे। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मेरे को ना फ्लूइड में थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा आपको, वो तो आपने फ्लूइड पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, नहीं? हाँ, तो बायन्स फोर्स पढ़ लिया, तो बताओ मेरे को बायन्स फोर्स क्या होता है? हाँ, देखो बोर्ड पे देखो, मैं लिखवा तो नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, लिखा तो होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कराने हैं तो ये पढ़ाना ही पड़ेगा अपने को, है ना। जैसे मान लिया ये लिक्विड है, अब इस लिक्विड में यदि किसी बॉडी को आप, ये तो फुल्ली डिप कर दिया, है ना, या आप ऐसे करके किसी, ये बॉडी थी अपनी, या पार्शली डिप करो, सही है, ये तो फुल्ली डिप है, ये पार्शली डिप है। तो जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी रो एल है और इसकी डेंसिटी कितनी है रो एस, फुल्ली या पार्शली डिप करते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, और वो फोर्स ऊपर की ओर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, और इस फोर्स को बायन्स फोर्स बोलते हैं, है ना। और ये जो बायन्स फोर्स होता है, बायन्स फोर्स क्या बोलते हैं, BOUYNT, बायन्ट फोर्स जो होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही है जो भी नियम है ना। तो जो बायन्स फोर्स होगा उसे मैं एम डैश जी के इक्वल लिखता हूं हमेशा, है ना, साथ में एम जी तो लगेगा ही यहां पे, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स और लगने लगता है, और बाइंड फोर्स की वैल्यू एम डैश जी के बराबर होगी। समझ में आ रही नहीं बात? व्हाट इज एम डैश? ओके, वेरी गुड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल सही बात है ना। और एम डैश किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और व्हाट इज वी, वॉल्यूम, mass of the liquid displaced, V is the volume of the liquid displaced, है ना। ध्यान से लिख लो, ये बहुत काम आएगा उसमें, ये सब है ना, सब लिख लो, एक बार लिख लो। ये बताओ आप बोर्ड पे देखो, यदि मान लिया हमने एक बॉल ली है ना, और ये लिक्विड भरा हुआ है, सही है बात, तो इसकी डेंसिटी सॉलिड की है रो एस है, और इसकी डेंसिटी लिक्विड है। तो इफ ऐसे यहां पे कॉन्सेप्ट बना लेना, और इसके अंदर मैंने इसे डुबो दिया ऐसे, तो इफ सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, डूब जाएगी, बिल्कुल सही बात है, डूब जाएगी, ऐसे जाएगी। तो क्या आप मेरे को इस पे बता सकते हो कि एक तो mg फोर्स लगेगा और एक बायन्स फोर्स लगेगा, बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, या मैं तो इसे m डैश जी लिखता हूं हमेशा, सही है। तो क्या आप मेरे को इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा?
हाँ बता सकते हैं, कितना होगा एक्सेलरेशन? बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, और ये नीचे आएगी नीचे, तो बॉडी विल सिंक विद एक्सेलरेशन, विद एक्सेलरेशन। कितना होगा एक्सेलरेशन? अपॉन एन। बोलो, तो मैं इधर से साफ कर दूं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, है ना? तो जो एक्सेलरेशन होगा g माइनस एम डैश अपॉन एम इंटू जी, बोलो, माइनस एम डैश अपॉन एम। बोर्ड पे देखना, व्हाट इज एम डैश? इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो लिक्विड। व्हाट इज एम? मास ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है। और इसे लिखेंगे हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो कट गया ये 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। क्लियर है क्या बात? मोटिव ये था कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन इतना होता है। अब यहां देखो, है ना? तो यदि मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया यूं और इसे एक लिक्विड में डुबो दिया, है ना? तो और सॉलिड में जो ये तो लिक्विड है डेंसिटी की, और ये सॉलिड की डेंसिटी, बोलो, तो ये तो लटका ही रहेगा ऐसे। तो इसमें टेंशन बता सकते हो फिर कितना होगा इस स्थिति में? हाँ बता सकते हैं। कैसे? कितने फोर्स लगेंगे इस पे? mg, टेंशन और बायंस। तो T प्लस बी इज इक्वल टू एम जी, और T बराबर एम जी माइनस बायंस, और बायंस को मैं क्या लिखता हूं? m डैश जी, और इसमें से mg कॉमन लेके 1 माइनस एम डैश अपॉन एम ऐसे लिख लेते हैं, और ये आ जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिक्विड, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम से वॉल्यूम। तो जो टेंशन आता है यहां लिख लेना, इधर लिख लेना, mg 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। ये मैं पहले भी करा चुका हूं शायद, आपको शायद नहीं कराया। अभी कैसे कराएंगे? अभी तो लिक्विड पढ़ा है ही नहीं, तो कैसे कराएंगे? सही बात। अब क्वेश्चन ये था कि अपेरेंट वेट, चलो अपेरेंट वेट आप पढ़ोगे, मैं इसमें पढ़ाना तो मेरे को है ही सही। अपेरेंट वेट जो होता है, अपेरेंट वेट जैसे वेइंग मशीन होती है ना यहां पे यूं, तो जब इससे लटका दोगे तो अपेरेंट वेट जो होगा, अपेरेंट वेट कम हो जाता है। तो ये जो इसके अंदर टेंशन होगा ना, तो अपेरेंट वेट जो होगा वो mg1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड होता है। अपेरेंट वेट में कमी आ जाती है, mg से कम होगा तो इतना होता है, इतने की कमी आ जाती है। ये तो एक्चुअल वेट है, ये क्या है? mg। दिस mg इज एक्चुअल वेट, 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। सही है बात? साफ कर दूं क्या? अच्छा, कुल मिला के बात यह है कि जैसे मैंने अब इसे लटकाया है यहां पे मान लिया पेंडुलम को लटकाया ऐसे, है ना? और यदि मैं रस्सी को काट दूं तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? सही है ना? तो ये इसकी मीन पोजीशन है, तो जी इफेक्टिव है ये, इसका मतलब जी इफेक्टिव, G1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, दिस इज द G इफेक्टिव, है ना? तो यदि आप किसी लिक्विड के अंदर रख करके इसे आप ऑसिलेट करोगे, थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दोगे, तो ये क्या करेगा? ये ऑसिलेशन करेगा, है ना? इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम its mean position, it will oscillate,
it will oscillate about its mean position, with time period of oscillation, with time period t is equal to 2 pi root L upon G effective, 2 pi root L upon G1 minus रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। बात समझ में आ रही है नहीं? ये